नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रेत, ऊंट और मीलों तक फैला सूखा रेगिस्तान, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये तस्वीर का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। आज हम इसी एक तरफा इमेज को पीछे छोड़कर राजस्थान के भूगोल और इतिहास की एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में हैरान कर देगी। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराने साम्राज्यों और एकदम अलग तरह की भौगोलिक संरचनाओं ने मिलकर इस राज्य को इतना भव्य और जटिल बनाया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस यात्रा के 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहले हम देखेंगे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्रों को, फिर चलेंगे पूर्वी और उत्तरी इलाकों की तरफ। इसके बाद हम उन पठारों और पहाड़ियों की गुत्थी सुलझाएंगे जो अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं, और आखिर में कुछ बेहद खास भौगोलिक शब्दावलियों पर भी नजर डालेंगे। मतलब बड़े बड़े प्राचीन साम्राज्यों से लेकर बिल्कुल छोटे छोटे स्थानीय भूभागों तक सब कुछ कवर होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले पड़ाव की ओर, प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्र। असल में यही वो प्राचीन सत्ता के केंद्र हैं जिन्होंने आज के आधुनिक राजस्थान की मजबूत नींव रखी है। शुरुआत करते हैं राजस्थान के वो सबसे भारी भरकम और मशहूर नामों से, मारवाड़ और मेवाड़। अब ये दोनों नाम सुनने में भले एक जैसे लगें, लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक तौर पर ये बिल्कुल अलग दुनिया है। देखिए, मारवाड़ को पहले मरु भी कहा जाता था। नाम से समझ आ रहा है कि ये मूल रूप से एक रेतीला इलाका है। दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपनी किताबों में किया था। आज के जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और नागौर जैसे बड़े इलाके इसी में आते हैं। इसके ठीक उलट है मेवाड़। प्राचीन काल में इसे मेदपाट कहा जाता था। अब ये नाम कहाँ से आया? दरअसल मेद नाम की एक जनजाति थी जो सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ आकर बस गई थी। मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जैसे ऊंचे, पहाड़ी और एकदम हरे भरे क्षेत्र शामिल हैं। मतलब एक तरफ रेत तो दूसरी तरफ हरियाली। अब बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की। ये एक बेहतरीन, मतलब एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे इतिहास और भूगोल आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इस जगह का नाम हाड़ा चौहान शासकों के नाम पर पड़ा है। आज का जो पूरा कोटा संभाग है ना, वो यही हाड़ौती है। अगर इसके भूगोल की बात करें तो ये दरअसल मालवा की पठार का ही एक हिस्सा है, और इसीलिए यहाँ बेसाल्ट चट्टानें और वो खास तरह की काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो देखिए, नाम मिला इतिहास के महान शासकों से और मिट्टी का स्वरूप तय किया भूगोल ने। कमाल की बात है ना। चलिए अब नक्शे में थोड़ा ऊपर यानी उत्तर और पूर्व की दिशा में चलते हैं, हमारे पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र। यहाँ का जो भूगोल है ना, वो सीधे महाभारत काल और कई प्राचीन युद्धों की कहानियों से जाकर जुड़ता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग मत्स्य प्रदेश और मत्स्य संघ को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मत्स्य प्रदेश तो वो प्राचीन महाभारत काल का क्षेत्र है जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। जी हाँ, वही जगह जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इसमें आज के अलवर और कोटपुतली बहरोड़ के कुछ हिस्से आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मत्स्य संघ है वो बहुत बाद की बात है। ये आधुनिक राजनीतिक एकीकरण का हिस्सा था जिसमें अलवर के साथ भरतपुर, धौलपुर और करौली को जोड़ा गया था। तो दोनों का समय और दोनों का भूगोल एकदम अलग है। अब नक्शे के एकदम टॉप पर यानी राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी सिरे पर नजर डालते हैं। ये है योद्धेय क्षेत्र। आज के समय में देखें तो इसमें मुख्य रूप से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। अब भौगोलिक नजरिए से अगर देखें तो ये इलाका बहुत ही ज्यादा संवेदनशील या कह लें कि वल्नरेबल था। क्यों? क्योंकि सिंध की तरफ से जितने भी अनगिनत प्राचीन और विदेशी आक्रमण हुए ना, उनका सबसे पहला और सबसे जोरदार वार इसी क्षेत्र ने झेला था। यहाँ मौजूद भटनेर का किला इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता ऐतिहासिक गवाह है। चलिए अब एक और ऐसे बड़े भौगोलिक भ्रम को दूर करते हैं जो अक्सर अच्छे अच्छों को अटका देता है। 2 नाम हैं, राठ और राठी। सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए ये नक्शे के 2 एकदम अलग अलग कोनों में मौजूद हैं। राठ, या जिसे अहीर वाट भी कहते हैं, वो एक पूर्वी क्षेत्र है जो अलवर के उत्तरी हिस्से में है। यहाँ मुख्य तौर पर अहीर जनजाति का बाहुल्य है और यहाँ अहीरवाटी बोली बोली जाती है। और इसके बिल्कुल उलट राठी एक पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का वो भयंकर सूखा इलाका है जहाँ साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। मतलब एक तरफ अहीर जनजाति का सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र और दूसरी तरफ अत्यधिक सूखा रेगिस्तान। आइए अब अरावली पर्वतमाला को देखते हुए थोड़ा दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं।
हमारे इस तीसरे खंड में हम बात करने वाले हैं कुछ बेहद जटिल पठारों और पहाड़ियों की, जिनके नाम सच में बहुत उलझा देते हैं। यहाँ अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है कि आखिर भोराट और भौमट के बीच सटीक भौगोलिक अंतर क्या है। ये दोनों ही पठार हैं, दोनों ही दक्षिण राजस्थान में हैं, फिर भी इनकी सीमाएं एकदम अलग-अलग हैं। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। इसे दिमाग में एक स्पष्ट नक्शे की तरह बिठा लेते हैं। भोराट दरअसल एक ऊंचा पठार है जो राजसमंद के कुंभलगढ़ से शुरू होता है और नीचे उदयपुर के गोगुंदा तक फैला हुआ है। ये हो गया उत्तरी हिस्सा। और इसके ठीक नीचे से शुरू होता है भौमट का पठार, जो उदयपुर के दक्षिणी हिस्से से लेकर डूंगरपुर के एकदम बीच तक फैला है। तो बस एक आसान सी ट्रिक याद रखनी है। भोराट ऊपर की तरफ है और भौमट उसके ठीक नीचे दक्षिण में स्थित है। ऐसा ही एक और क्लासिक कंफ्यूजन है बीड़ और बीहड़ को लेकर। देखिए, नाम में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, लेकिन भूगोल पूरी तरह से बदल जाता है। बीड़ मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र जैसे सीकर, चूरू और झुंझुनू की उस विशाल चारागाह भूमि को कहते हैं। यहाँ मीलों तक फैले घास के मैदान होते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत बीहड़ का मतलब है चंबल नदी के आसपास बने गहरे उबड़-खाबड़ और बेहद खतरनाक खड्ड। तो सीधा सा मतलब है बीड़ यानी शांत चारागाह और बीहड़ यानी चंबल के खतरनाक खड्ड। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन ऊबड़-खाबड़ बीहड़ों को भी बाकायदा राजशाही दर्जे दिए गए हैं। डांग प्रदेश वास्तव में धौलपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से बीहड़ से भरा है और मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। अब इसमें मजे की बात यह है कि इस खतरनाक डांग क्षेत्र का राजा धौलपुर को कहा जाता है और इसकी रानी करौली को माना जाता है ना कमाल का फैक्ट। चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के एकदम अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, विशिष्ट भौगोलिक शब्दावली। इस हिस्से में हम राजस्थान के कुछ बहुत ही छोटे या कहें कि सूक्ष्म क्षेत्रों को जरा करीब से देखेंगे, जहां के पहाड़ों की ढलान या नदियों के बहाव ने उनका पूरा नाम ही तय कर दिया है। प्राचीन शब्दों का आज के आधुनिक भूगोल से एक बहुत ही गहरा नाता है। जैसे सपादलक्ष को ही ले लीजिए, इसका मतलब है 1.25 लाख गांवों का समूह, और ये सांभर क्षेत्र का प्राचीन नाम हुआ करता था। वहीं उदयपुर के चारों ओर जो तश्तरी या कह लें प्याले के आकार की पहाड़ियां हैं ना, उन्हें गिरवा कहा जाता है। अब एक शब्द आता है भाखर, जिसका अर्थ है बेहद तेज ढलान वाले पहाड़। और जाहिर सी बात है, राजस्थान में सबसे ऊंची और तीखी ढलान वाली पहाड़ियां सिरोही में ही मिलती हैं, इसलिए सिरोही की इन पहाड़ियों को भाखर कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी के बिल्कुल किनारे वाले इलाके को कांठल कहते हैं, क्योंकि कांठ का मतलब किनारा होता है। और अंत में सीकर, चूरू और नागौर के मिले जुले क्षेत्र को सुजला के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र की, जिसका नाम है देश हरो। नाम सुनते ही समझ आ जाता है, हमेशा हरा रहने वाला देश। आमतौर पर राजस्थान के बारे में सोचते ही सूखापन याद आता है, लेकिन रागा और जरगा पर्वत चोटियों के ठीक बीच में फंसा हुआ ये एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जो साल भर, जी हाँ, हमेशा हरा भरा रहता है। ये सचमुच अरावली के बीच छिपा हुआ एक सदाबहार नखलिस्तान यानी ओएसिस है। भूगोल अक्सर अपने भीतर एक बहुत गहरा इतिहास समेटे रहता है। सांचर का नेहड़ क्षेत्र इसका एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। यह लूनी नदी द्वारा बनाया गया एक दलदली इलाका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहड़ शब्द असल में एक प्राचीन शब्द निरीहत से बना है, जिसका अर्थ होता है लहराता हुआ समुद्र। अब आप सोचेंगे, क्या राजस्थान में समुद्र? जी हाँ, माना जाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन थेथिस सागर का ही एक अवशेष है। मतलब आज जहां हमें दलदल दिखाई देता है, वहां कभी विशाल समुद्र की लहरें उठा करती थीं। और संस्कृति कैसे किसी जगह के भूगोल का नाम तय कर सकती है, इसका एक और बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। जैसलमेर का जो मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्र है, उसे मांड कहा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये नाम वहां की बेहद मशहूर मांड गायन शैली से निकल कर आया है। और इस मुख्य मांड क्षेत्र के ठीक चारों ओर जो भौगोलिक घेरा या टेरिटरी है, उसे वल के नाम से जाना जाता है, यानी बीच में संगीत से गूंजता हुआ मांड और उसे एक सुरक्षित घेरे में रखता हुआ वल। तो इस पूरी शानदार यात्रा के बाद दिमाग में एक अंतिम लेकिन बहुत ही गहरा सवाल उठता है,
सोचिए, क्या इस पूरी भौगोलिक विविधता को सिर्फ एक रेगिस्तान शब्द में समेट देना इसके प्राचीन साम्राज्यों, ऊबड़-खाबड़ पठारों और सदाबहार घाटियों की इस इतनी समृद्ध और खूबसूरत बुनावट को मिटा देने जैसा नहीं है? उम्मीद है, इस विश्लेषण को देखने के बाद जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचेंगे, तो सिर्फ रेत की वो एक तरफा तस्वीर नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा विस्तृत और शानदार नक्शा उभर कर सामने आएगा। इस समृद्ध भूगोल को और गहराई से जानने की कोशिश निरंतर चलती रहनी चाहिए। इस ज्ञान की यात्रा में आज के लिए बस इतना ही।